वीरेन, तुमको पूरा यकीन है ना कि मेरे कमाने से तुम्हारे घर वालों को कोई इश्यू नहीं है? हाँ सुनैना, जब मुझे रत्ती भर का इश्यू नहीं है तो फिर उन्हें क्यों होगा। ओके, फाइन देन। सुनैना तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी एक हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, ट्रस्ट मी। सुनैना और वीरेन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनकी लव मैरिज हो जाती है। सुनैना वीरेन से भी ज़्यादा कमाती है और वीरेन एक कम तनख्वाह वाली नौकरी करता है। ससुराल में अब सास यामिनी होती है और ससुर आलोकनाथ। अरे ओ सुनैना बहू, जाते जाते जरा शीरा तो बनाती जाओ। वो क्या है ना, आज मंगलवार है और मुझे मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाना है। मैं तुझे कहना ही भूल गई थी इस बारे में। ओफो मम्मी जी, मुझे तो 5 मिनट में निकलना है वरना बस मिस हो जाएगी। आज तो ऑफिस में क्लाइंट्स मीटिंग की प्रैक्टिस भी होने वाली थी स्टार्टिंग में ही। अरे क्या तुम भी यामिनी, जाने दो ना बहू को, नौकरी पे जाने के लिए देरी हो रही है उससे। कोई बात नहीं, चलिए मैं फटाफट बना देती हूँ शीरा। सुनैना फटाफट शीरा बनाती है और जॉब को निकल जाती है। वो अपने जॉब के साथ साथ अपनी गृहस्थी को भी बखूबी अच्छी तरह से संभाल रही होती है और वीरेन भी अपनी नौकरी कर रहा होता है और उसे सुनैना के ज़्यादा कमाने से कोई एतराज़ नहीं था। एक रोज़ यामिनी वीरेन के पास आकर कहती है, वीरेन बेटा, वो हमारे कमरे का एसी ना खराब हो गया है। एक तो हमारे घर में एक ही एसी है और वो भी हमें तुम्हारी शादी में मिला था मुफ्त में। बेटा उसे ठीक करवाने के बारे में हमने बात की, लेकिन क्या, वो रिपेयर करने वाला बोल रहा था कि नई एसी ले लो, क्योंकि जो एसी हमारे पास है वो सतयुग वाली है, कलयुग की एसी ले लो, ऐसा कह दिया उसने। तो अगर तू दिला रहा है तो ठीक है माँ। यामिनी वहाँ से चली जाती है और अब वीरेन चिंताग्रस्त हो जाता है। उसे यूं व्याकुल देख सुनैना कहती है, हो मिस्टर पतिदेव, क्या हुआ? ऐसे बुझे हुए दिए की तरह क्यों मुंह बना रखा है? कोई प्रॉब्लम, टेंशन? ऑफिस में सब ठीक है ना? दरअसल वो माँ ने कहा है कि उनके रूम में उन्हें नई एसी लगवानी है। अभी रिसेंटली ही मैंने सारे ईएमआईज़ चुकाए हैं और त्योहार में भी न जाने कितने पैसे गए, इसलिए बस थोड़ा सा परेशान हूँ। अरे टेंशन मत लो वीरेन, एसी मैं दिला देती हूँ। वैसे भी कल मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली है और लास्ट मंथ मैंने ओटीपी किया था, 8 दिन 1 घंटा ओवर टाइम तो उसके भी पैसे मिलेंगे ना। पर सुने ना, एसी तो कितनी महंगी आती है आजकल। बार बार कुछ नहीं, तुमने ही कहा था ना शादी के पहले कि तुम्हें कोई इश्यू नहीं है मेरे कमाने से। कम ऑन, मम्मी जी और पापा जी मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। सुनैना अपने पैसों से एक महंगा और ब्रांडेड एसी खरीद कर लाती है, पर यह बात सास के अहंकार पर आ जाती है। यामिनी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो वीरेन से कहती है, वीरेन, ये सब क्या है? अब यही दिन देखना रह गया था क्या कि घर की बहू और एक बीवी की कमाई से घर की ज़रूरतें पूरी हो रही है? तुम्हें तो ये बात पता होगी, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा सुनैना बहू से। माँ वो भी तो इस घर का हिस्सा है ना, और क्या हुआ जो उसने अपने पैसों से एसी खरीदी? वो मेरी बीवी है और आपकी बहू, कोई पराई नहीं है वो। अरे अकल के अंधे, कब समझेगा? बीवी की कमाई खाएगा तू अब है? अरे एक पति और पत्नी कभी साथ नहीं चल सकते। जैसे शादी के दौरान पति बीवी के आगे होता है, वैसे जीवन भर होना चाहिए। यामिनी वीरेन को सुना के चली जाती है, लेकिन फिर भी सुनैना घर के लिए और सास के लिए कुछ न कुछ लाती ही रहती। कभी साड़ी, कभी कुछ खाने के लिए, कभी गहने, तो कभी कुछ। जिस सबसे यामिनी को ठीक नहीं लगता। और एक दिन ऐसे ही जब सुनैना यामिनी के लिए महंगी चप्पल लाती है तो, मम्मी जी ये देखिए, मैंने आपके लिए खास शोरूम से ये ब्रांडेड चप्पल ली है। कब तक आप अपनी पुरानी चप्पल को टांके लगवाती रहोगी? इस चप्पल से आपके पैरों के दर्द को भी राहत मिलेगी। बस कर अब, महानता की मूरत बनी फिरती रहती है। बस, मुझे नहीं चाहिए ये। मेरा बेटा मुझे दिला सकता है सब कुछ। यामिनी अब अपने बेटे वीरेन को सुनैना के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। बेटा तू अपनी बीवी से कह दे कि वो नौकरी छोड़ दे, हमें और मेहरबानी नहीं चाहिए उसकी। इससे पहले कि लोग तुझ पे थू थू करें, ये कहे कि बीवी की कमाई खाता है, उससे पहले सुनैना की नौकरी छुड़वा दे। तुझे नहीं लगता कि तू भी ज्यादा कमाए? तुझे नहीं लगता कि सुनैना बहू कुछ ज्यादा ही मालकिन बनने की कोशिश करती है कभी कभार? वो दिखाती नहीं है, लेकिन उसकी हरकतों से तो ये साफ साफ नजर आता है कि
कि वो तुझे नीचा दिखाना चाहती है कि तू तो अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी भी नहीं कर पाता, सिवाय राशन पानी और बिजली के बिल के। अब सही कह रही है माँ, वो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। यामिनी के भड़काने से वीरेन भड़क जाता है और फिर बात बात पे दोनों मियाँ बीवी में अनबन होने लगती है। लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो वीरेन? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये शर्ट्स लाई हूँ। बाजार से आते वक्त दिख गई दुकान और मन किया तो ले लिया तुम्हारे लिए। क्या हो गया इसमें? तुम मेरी माँ या पापा बनने की कोशिश मत करो। मैं भी कमाता हूँ और मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के काबिल हूँ। कोई भीख या गरीबी नहीं लग गई है मुझे, इसलिए अपने पैसे अपने पास ही रखो और नौकरी छोड़ दो। घर गृहस्थी पर ध्यान दो। क्या? मैं नौकरी छोड़ दूं? और वो मैं क्यों करूं? मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। सुना है ना, तुम एक बीवी हो, एक बहू हो, तुम्हारे कंधों पर न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। आगे जाके हमारे बाल बच्चे होंगे, तब भी तो तुम्हें अपनी नौकरी को टाटा बाय बाय बोलना ही पड़ेगा ना। सो व्हाई नॉट? कल करे सो आज। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है वीरेन। फाइन, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही, छोड़ देती हूँ मैं नौकरी। सुनैना अपनी नौकरी छोड़ देती है और घर में ही रहने लगती है। वीरेन और सुनैना का रिश्ता अब भी ठीक नहीं होता। रोजाना किसी न किसी बात पे कहा सुनी होती ही रहती, लेकिन यामिनी जी, उनके स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। ओफो, कल सरला की छोटी बेटी की शादी में जाना है और मेरे पास तो एक भी साड़ी नहीं है, ना कोई जेवरात। और अब इस समय में वीरेन से भी कुछ मांग नहीं सकती। अपनी छोटी मोटी नौकरी में ही वो कैसे सारा घर चलाता है वही जाने। सुनैना बहू जब नौकरी पर जाती थी तब वो मेरे लिए हर हफ्ते नई साड़ी लाती थी। यामिनी के खर्चे अब पूरे नहीं हो पाते हैं। जब वो अकेले में बड़बड़ा रही थी तो ये सारी बातें बाहर खड़ी सुनैना सुन लेती है। वो कमरे के अंदर आकर कहती है, वाह मम्मी जी, दोगलापन तो कूट कूट के भरा है आपके रग रग में। अब जब आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसी बहू की नौकरी की प्रशंसा कर रहे हो जिसे आपने निंदा करके नौकरी छोड़ने पे मजबूर किया। मुझे पता है, आप ही ने वीरेन को भड़काया था ना मेरे खिलाफ। यामिनी डर जाती है और मौन हो जाती है। मम्मी जी, मुझे प्रॉब्लम आपसे नहीं, आपकी सोच और आपके स्वभाव से है। मेरे मन में कभी ये ख्याल आया भी नहीं कि मैं वीरेन को नीचा दिखाऊं। आज के जमाने में घर की जरूरतें सिर्फ एक मर्द संभाल नहीं पाता। औरत भी घर के खर्चे उठा सकती है, फिर चाहे वो बेटी बनकर अपने मायके के खर्चे उठाए या बहू बनकर अपने ससुराल के। और हाँ, अपनी बीवी की कमाई खाने से कोई पति छोटा नहीं हो जाता और ना ही उसकी इज्जत कम हो जाती है। उल्टा एक पति को अपनी बीवी की कमाई पे गर्व होना चाहिए। सुनैना की बातें सुनकर यामिनी को खूब शर्मिंदगी महसूस होती है और कमरे के बाहर से यह सब सुन रहा वीरेन भी शर्म से अपनी गर्दन झुका लेता है। इसके बाद वो अंदर आता है और सुनैना से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो सुनैना, मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से काम करो और अपने पैरों पर खड़ी रहो। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। बात ये नहीं कि अब मुझे मेरे खर्चे पूरे करने वाला कोई चाहिए। तूने आज मेरी बंद आंखों को खोल दिया। सच में हर बीवी को काम करना चाहिए और उसके पति और ससुराल वालों को उसकी कमाई का सम्मान। सुनैना फिर से जॉब करने लगती है और कुछ दिनों बाद वीरेन को भी एक बड़ी पोस्ट वाली नौकरी लग जाती है और दोनों पति पत्नी जीवन में एक दूसरे के बराबर चलते हैं, साथ चलते हैं। रेहाना और रवि की शादी के बाद रवि के पास कुछ नहीं था। रेहाना, तुमने मुझसे शादी करके एहसान किया है। मुझसे ज्यादा तो तुम कमाती हो। अरे तो क्या हुआ, एक दिन आएगा रवि कि तुम खूब पैसा कमाओगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रवि और रेहाना खुद को स्टैंड करने के लिए पूरी मेहनत करते। रेहाना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी करके घर चलाती हूँ, तुम बिजनेस सेट करने की कोशिश करो। एक दिन। रेहाना, तुम जानती हो, मैंने जो विज्ञापन बनाने वाली कंपनी खोली थी ना, उसे बड़ी ब्रांड का ऑफर आया है। अब हम लोगों के दिन ब्यारे न्यारे हो गए हैं। मैं जानती थी रवि कि एक दिन तुम सेटल हो जाओगे। रवि का काम अच्छा चल जाता है। एक दिन वो रेहाना से कहता है, रेहाना, अब हम लोगों का बच्चा भी हो गया है। बहुत छोटा है वो, उसका ख्याल कैसे रखेंगे हम? कैसे क्या?
मैं गांव से माँ को लेकर आ जाती हूँ। नौकरी से हाफ डे ले लिया करूंगी। अभी तो वो छोटा है, स्कूल जाने तक मैं मैनेज कर लूंगी। देखो रेहाना, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ, तुमको नौकरी करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लगी लगाई नौकरी कैसे छोड़ दूं? और मैंने तो सुना है हम लोगों को कुछ ही महीनों में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में कितना कमा लोगी? उतने में तो मैं ड्राइवर रख लूंगा। रेहाना को रवि की बात का थोड़ा बुरा तो लगता है। कम से कम मेरी नौकरी की इतनी बेइज्जती मत करो। भूल गए, इसी नौकरी के बदौलत तुमने अपना बिजनेस खड़ा किया है। अरे वो तो मैं किसी के भरोसे भी कर लेता। देखो, अपने बच्चे को संभालो, घर का काम करो। अब बाहर जाती तुम अच्छी नहीं लगती हो। रेहाना रवि के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है, लेकिन अब बड़े से घर में उसकी कीमत किसी नौकर से कम नहीं होती। एक दिन रवि का दोस्त आता है। भाभी, हम लोग तो आपको तब से जानते हैं जब से आप लोग शादी होकर इस शहर में आए थे। आपकी बदौलत ही सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। ये किस्मत तो आप ही की है भाभी। हाँ हाँ भाई, हमारी मेहनत तो कुछ है ही नहीं। अरे होगी, लेकिन भाभी की किस्मत के आगे कुछ नहीं। दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन रवि का गुस्सा 7वें आसमान में होता है। देखा कैसे बोल रहा था? अरे बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है ये। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रशांत भैया तो बहुत अच्छे इंसान है रवि। कैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। अरे था पैसा तो साथ दिया, नहीं तो कौन पूछता है। रवि का व्यवहार पैसा आते ही अलग हो गया। वो बंदे को बंदा नहीं समझता। घमंड से घिरे रवि ने तो एक दिन हद ही कर दी। रेहाना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं। क्या क्या बकवास कर रहे हो रवि? क्या कहना चाहते हो? और क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? देखो, मुझे कोई और पसंद है और उसने साथ रहने पर बस यही शर्त रखी है कि मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। रेहाना, जो कि एक स्वावलंबी महिला थी, उसने बिना देर किए रवि को कह दिया, कोई इश्यू नहीं, मुझे पैकिंग में 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 4 दिन के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मैं घर से निकलूंगी तो बता दूंगी। रवि घर छोड़कर चला जाता है। रेहाना को दुख होता है, वो रोती है, लेकिन व्यवहार से स्ट्रांग रेहाना को पति के वापस आने का और उसे सबक सिखाने का पूरा भरोसा था। फिर एक दिन, अरे शुशिका, कब शादी करोगे तुम मुझसे? यार, मैंने तो सोचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश लेकर जाओगे, महंगी कार दिलाओगे। अरे सब दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझसे शादी तो कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूंगी। अरे शुशिका, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना। अब तो शादी ही होने वाली है हम लोगों की। शुशिका रवि को छोड़कर चली जाती है। रवि घर आता है, जहां रेहाना को ना पाकर उसे सब अजीब लगता है। घर तो रेहाना के बिना कुछ नहीं है, बच्चे की याद भी आ रही है। चलो एक वीडियो कॉल कर लेता हूं। रवि रेहाना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन रेहाना फोन नहीं उठाती। रात को सोते वक्त मन कर रहा है मुन्ने को गले लगा लूं। चलो कोई ना, शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे। अगले दिन रवि ऑफिस जाता है, जहां टीना खड़ी होती है। सर, आपने अपने नए ऐड के लिए मॉडल की रिक्वायरमेंट डाली थी ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। रवि टीना को देखकर खुश हो जाता है। अब शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं सर, बस अच्छा सा हैंडसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा। रवि के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का ख्याल भी खत्म हो जाता है। अरे यार, ये लड़की मिल जाए, कितनी सुंदर है। शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे मिलकर तुम्हारी ये खोज खत्म हो गई है? आप तो 2 बच्चों की पापा लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन बीवी को किसी और से प्यार था, मुझे छोड़कर चली गई। खैर,
टीना की दोस्ती रवि से हो जाती है, लेकिन 1 महीने बाद शुशिका रवि के पास वापस आती है। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादीशुदा हो, और हाँ, शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम करनी होगी। अरे पागल, अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। भला ऐसी लालची औरत से कौन शादी करेगा? तभी वहां टीना आ जाती है। रवि, ये पागल सी औरत कौन है? देखो, तुमने ही कह दिया ना पागल, तो पागल ही है। पता नहीं कौन है, कह रही है शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोल तो सही रही है। वैसे तुम जानती हो, मेरी एक सहेली है, उसके पति ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया, जबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहेली थी। और मुझे भी भरोसा नहीं है। अगर मैं भी तुमसे शादी करूंगी तो तभी जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दोगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर दूंगा। रवि और टीना की शादी की तारीख तय हो जाती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां टीना आती नहीं। रवि टीना को मैसेज करता है, कहाँ हो? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया। रवि को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहां रेहाना आ जाती है। सर, क्या हो गया? क्या डेकोरेशन पसंद नहीं आई आपको? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ की डेकोरेटर हूँ। क्या आपको पसंद नहीं आई यहाँ की सजावट? रवि दौड़कर रेहाना के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो रेहाना। रवि रेहाना के गले लग जाता है और रेहाना टीना को थैंक्स का मैसेज करती है। विकास ईशा को पिछले 11 सालों से डेट कर रहा होता है। दोनों के परिवार को ये बात पहले से ही पता होती है। वो लोग जहाँ भी जाते हैं एक साथ ही जाते हैं। एक दिन विकास ईशा से कहता है, ईशा, अब मुझे लगता है हमें शादी कर लेना चाहिए। पापा मुझे रोज शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। मुझे शादी के लिए अभी कुछ मत बोलो। अभी मुझे मेरा करियर सेटल करना है, उससे पहले तो नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी तुमसे ही करूंगी, चाहे जब भी करूंगी। इसीलिए तुम इस बात की टेंशन मत लेना कि मैं पीछे हट जाऊंगी। मैंने तुम्हें कभी मना किया है क्या काम करने से? तुम शादी के बाद भी अपना करियर सेटल कर सकती हो। मुझे और मेरे परिवार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात को थोड़ा समझो। मेरा छोटा भाई वरुण, उसकी भी उम्र हो गई है। मेरे कारण वो कब तक बैठा रहेगा? ठीक है, मैं अपने घर पर बात करती हूँ। ईशा अपने घर में शादी के लिए बात करती है और उधर विकास भी अपने घर वालों को शादी के लिए राजी कर लेता है। दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में पूरी तरह से आ गई हो। आज से जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। बस तुम मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। पहले मुझे लगा था कि मैं कैसे इनके साथ एडजस्ट करूंगी, बट इन लोगों से मिलकर मेरा ये डर दूर हो गया है। थैंक्स फॉर गिविंग मी सच अ लविंग फैमिली। अगली सुबह विकास और ईशा बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाते हैं। विकास जॉब करता है और ईशा अपना बिजनेस वहाँ स्टार्ट कर लेती है। दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। विकास, मैं सारा दिन अकेले काम करती हूँ, तुम घर के काम में जरा भी मदद नहीं करते हो मेरी। ये जिम्मेदारी मेरे अकेले की है क्या? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? शादी के वक्त तो तुमने कहा था कि तुम हर चीज में मेरा साथ दोगे। अरे ईशा, तुम जैसा बोलती हो मैं वैसा ही तो करता हूँ। बताओ क्या काम है? कल से मॉर्निंग की चाय तुम बनाओगे। दुकान जाने से पहले पूरे घर में झाड़ू लगा देना और आने के बाद सारा फर्नीचर तुम्हें ही पोंछना है। अरे यार, बस इतना सा? इसके लिए तुम इतना गुस्सा कर रही थी? ठीक है बाबा, कल से मैं कर दूंगा। अब थोड़ा रिलैक्स करो। ईशा उन लड़कियों में से थी जो अपने घर के साथ साथ अपना बिजनेस भी अच्छे से संभालती है, लेकिन उसे किटी पार्टियों का बहुत शौक था। आए दिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाती है, जो कि विकास को पसंद नहीं आता। ईशा, तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है। सारा दिन तो बिजनेस में लगी रहती हो और रहा सहा जो वक्त बचता है वो तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ बिता देती हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो, मैंने कब मना किया है? बिजनेस चलाने के लिए सोसाइटी में भी थोड़ा उठना बैठना पड़ता है ना। इतने में ही विकास किचन से ग्लास लाकर रूम में रख देता है और ईशा गुस्से में लाल हो जाती है। विकास, तुम्हें कितनी बार कहा है कि सामान जहाँ से उठाते हो वहाँ वापस रखा भी करो।
किसी ने सच ही कहा है, शादी का मतलब किसी बड़े बच्चे को गोद लेना है। तुम आजकल बहुत दिमाग खराब करती हो। पहले भी मैं इसी तरह से रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी है मेरी हर चीज से। दोनों एक दूसरे से नाराज होकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों अपने अपने काम पर रोज की तरह जाते हैं। शाम को विकास जैसे ही घर आता है, आज एसी खराब हो गया था, मुझे घर जल्दी आना पड़ा। एसी वाले को बुलवाया था ना बनवाने के लिए। अरे रहने देती, मैं आ जाता। तुम तो रहने ही दो, मुझे पता है तुम्हें कितना आता है। इतने दिन से वॉशिंग मशीन खराब पड़ी है, तुम्हारे भरोसे इसे छोड़ा था, अभी तक ये तो बनी नहीं, तो एसी क्या खाक बनता। इतनी गर्मी में मैं नहीं सो सकती। एक तो पूरा दिन काम करो और रात में गर्मी। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी तो खराब ही हो गई है। यार तुम आते ही चिल्लाने लगती हो। मैं आकर बैठा भी नहीं हूँ कि तुम चालू हो गई, और ये क्या मुझे दिन भर सुनाती रहती हो। मत करो, जैसे सारे काम तो मेरे ही करती हो ना तुम। विकास गुस्से से रूम में चला जाता है। ईशा मेज पर खाना लगाती है और उसे खाने के लिए बुलाती है। मेरा मन नहीं है, तुम खा लो, मैं सोने चला। इतना खाना फेंक दूं क्या? इतनी मेहनत से इतनी गर्मी में बनाया है और तुम्हें ड्रामा करने से फुर्सत नहीं है। चुपचाप से उठो और खा लो। जब बोल दिया ना मैंने नहीं खाना तो नहीं खाना मुझे। ये रोज का ड्रामा हो गया है। एक तो जॉब की टेंशन, ऊपर से रोज की ये किचकिच। मुझे नहीं पसंद। मेरा खाना मत बनाना, कल से मैं बाहर ही खाकर आया करूंगा। मत खाओ, मुझे भी नहीं खाना। कल ये सब मैं काम वाली को दे दूंगी। ईशा रोने लगती है और थोड़ी देर बाद विकास उसे हमेशा की तरह मनाने आ जाता है। ईशा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूं यार, तुम समझती ही नहीं हो। तुम जैसा कहती हो वैसा ही तो करता हूँ, फिर भी तुम मुझ पे चिल्लाती हो तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है। चलो अब खाना खाते हैं। अगले दिन विकास छुपकर अपनी साली को फोन करता है और सारी बातें उसे बताता है। देखो तुम्हारी बहन किस तरह से करती है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ उसकी हरकतों से। अरे जीजा जी, ये कौन सी नई बात है? आपको तो ये सब पहले से ही पता था। आप ही ने तो उसे इतनी शह दी है, अब इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग आप ही की तरफ है। अच्छा एक काम करो, तुम थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाओ ताकि तुम्हारी बहन का मूड ठीक हो जाए। नहीं जीजा जी, मेरा मन नहीं है आने का। दीदी बहुत अजीब सा बिहेव करती हैं, जो मुझे पसंद नहीं आता। आप लोग यहाँ आ जाइए और छुट्टियां एंजॉय कीजिए। ईशा को ये बात पता चल जाती है कि विकास ने उसकी चुगली उसकी बहन से की है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। क्या तुमने मेरी बहन से बात की थी? सच सच बताओ, झूठ तो बिल्कुल बोलना ही मत। क्यों, क्या हुआ? तुम मेरी चुगली मेरी बहन से करोगे तो तुम्हें क्या लगा कि ये बातें मुझे पता नहीं चलेंगी? आखिर वो मेरी बहन है। अरे यार मैं कुछ भी करूं फंस ही जाता हूँ। अब क्या किसी से बात भी ना करूं? मुझे समझ आ गया है, मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी ही करनी है। जब तक मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तब तक सब कुछ ठीक था, अब मैं बस बेचारा पति ही हूँ।